नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 11। और इससे पहले दोस्तों हिंदी से 10 जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, और साथ ही साथ दोस्तों आप क्वेश्चन का आंसर करते हुए चलेंगे। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके तैयार किए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का, और आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन देखिए, लल्लू लाल, सदल मिश्र, भोलानाथ तिवारी, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सदल मिश्र। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। सदल मिश्र ने खड़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, बात करें दोस्तों सदल मिश्र की, तो सदल मिश्र के बारे में आप सभी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, सदल मिश्र जो है हिंदी के शुरुआती जो है गद्य लेखकों में से एक हैं दोस्तों। साथ ही साथ इनकी प्रमुख रचनाएं आपको याद होंगी। इनकी जो प्रमुख रचना है दोस्तों वो है नासिकेतोपाख्यान। क्या है? नासी ठीक है, नासिकेतोपाख्यान। ठीक है, नासिकेतोपाख्यान ये इनका दोस्तों प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, कब लिखा था इन्होंने इसको? 1803 में इसको लिखा था। ठीक है, साथ ही साथ इनने एक और रचना की थी दोस्तों, रामचरित। ठीक है, क्या की थी? रामचरित। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। ठीक है, नाचिकेतोपाख्यान दोस्तों इसको याद रखेंगे, ये प्रमुख ग्रंथ है सदल मिश्र का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? ठीक है, आपको बताना है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है। ऑप्शन देखिए, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल दोस्तों किसने कहा है? तो ये कहा है दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। ठीक है, बात करें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की दोस्तों, इनका जन्म आपको पूछा जा सकता है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1906 में। ठीक है, 1906 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था अगर आपको पूछा जाता है तो बनारस में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था जन्म? बनारस में हुआ था। कब हुआ था ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो आपका हिंदी साहित्य का अतीत इन्होंने लिखा है। ठीक है, हिंदी साहित्य का अतीत। ठीक है, हिंदी साहित्य का अतीत। ठीक है, साथ ही साथ दूसरी जो रचना है इनकी वो है कामांग कौमुदी। क्या है? कामांग। ठीक है, कामांग कौमुदी। ठीक है, कामांग कौमुदी जो है इनकी रचना है दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। ठीक है, साथ ही साथ हिंदी नाट्य साहित्य का विकास इनकी एक रचना है। साथ ही साथ हिंदी का सामयिक इतिहास जो है दोस्तों इनकी रचना है। तो सारी रचनाएं याद रखेंगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। कौन कौन सी रचना है? हिंदी साहित्य का अतीत हो गया। ठीक है, कामांग कौमुदी हो गया। साथ ही साथ हिंदी नाट्य साहित्य का विकास हो गया, और हिंदी का सामयिक इतिहास हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, आदिकाल को बीज वपन काल किसने दिया? ठीक है, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? ऑप्शन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, याद रखेंगे आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा?
तो ये कहा दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी का आपको जन्म पूछा जा सकता है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ दोस्तों 1864 में। ठीक है, 1864 में इनका जन्म हुआ दोस्तों। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में। ठीक है, उत्तर प्रदेश यूपी के रायबरेली जिले में इनका दोस्तों क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, पूछा जा सकता है जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में आप सभी जानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों ये पूछा जाता है कि इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। कितने वर्षों तक इन्होंने हिंदी जो है दोस्तों जो सरस्वती पत्रिका है। ठीक है, सरस्वती पत्रिका। ठीक है, सरस्वती पत्रिका का इन्होंने दोस्तों संपादन किया था। तो कितने वर्षों तक ये संपादक के रूप में रहे? तो दोस्तों याद रखेंगे 17 वर्षों तक। ठीक है, 17 वर्षों तक दोस्तों इन्होंने हिंदी में जो दोस्तों सरस्वती पत्रिका है आपकी, उसका जो है इन्होंने संपादन किया। कब से कब तक किया? तो ये भी याद रखेंगे 1903 से लेके, ठीक है, 1903 से लेके 1920 तक। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है दोस्तों सरस्वती पत्रिका के संपादक कब से कब तक रहे? तो 1903 से लेके 1920 ईस्वी तक, यानी कि 17 वर्षों तक रहे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कुछ रचनाएं आपको पूछी जा सकती हैं। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं की बात करें, इनकी रचनाएं आपको याद रखनी है। जैसे आपका कविता कविता कलाप। ठीक है, कविता कलाप किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, काव्य मंजूषा है। ठीक है, काव्य काव्य मंजूषा काव्य मंजूषा दोस्तों किसकी रचना है? ये भी आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। सुमन हो गया। ठीक है, सुमन भी इनकी रचना है। ठीक है, सुमन के साथ साथ याद रखेंगे ऋतु तरंगिणी। ठीक है, ये भी इनकी रचना है। ऋतु तरंगिणी। ठीक है, ऋतु तरंगिणी किसकी रचना है? ये भी जो है दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, एक इनका रसिक रंजन इनकी एक रचना है, रसिक रंजन। ठीक है, रसिक रंजन किसकी रचना है? आपको पूछी जा सकती है। रसिक रंजन जो है ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। साथ ही साथ संपत्ति शास्त्र इनकी एक रचना है। ये क्या है? संपत्ति शास्त्र। संपत्ति शास्त्र। ठीक है, ये सारी रचनाएं दोस्तों आपको याद रखनी है। सारी रचनाएं किसकी हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? आपको बताना है अपभ्रंश शब्द का जो है सबसे पहले जो है उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन देखिए, पाणिनि, नागार्जुन, पतंजलि या फिर सरह। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? तो 4 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसका आंसर करेंगे। 5 है दोस्तों, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? तो 5 का राइट आंसर बताइए, आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन देखिए, चंद बरदाई, नरपति नाल, जगनिक या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? बीसल देव रासो की रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नरपति नाल। ठीक है, तो 5 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बीसल देव रासो किसने लिखा है? नरपति नाल ने लिखा है दोस्तों। ठीक है, बीसल देव रासो की बात करें दोस्तों, तो बीसल देव रासो दोस्तों ये एक पुरानी पश्चिमी राजस्थानी भाषा की एक प्रसिद्ध रचना है। कौन सी रचना है? राजस्थानी भाषा की प्रसिद्ध रचना है, पश्चिमी राजस्थान की। ठीक है, ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी भाषा की एक प्रसिद्ध रचना है बीसल देव रासो। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है
इसको किसने लिखा है? नरपति नाल ने लिखा है दोस्तों। ये काव्य जो है मुख्य रूप से जो है श्रृंगार रस प्रधान है, ठीक है। यानी कि जो विशल देव रासो है दोस्तों, ये श्रृंगार रस प्रधान है, ठीक है। ये काव्य कैसा है? श्रृंगार रस प्रधान, ठीक है। श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार रस प्रधान जो है दोस्तों ये काव्य है बीसल देव रासो। किसने लिखा है इसको? किसने लिखा है? नरपति नाल ने, ठीक है। दोस्तों इसमें आपने देखा होगा, इसमें बीसल देव और राजमती के जो है प्रेम विवाह और वियोग की कहानी है इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर दोस्तों, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, ज्ञान बोध की रचना किसने की है? ठीक है, ज्ञान बोध की रचना जो है किसने की है? ऑप्शन देखिए, सुंदरदास, रैदास, सूरदास या फिर मलुकदास। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना है मलुकदास की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ज्ञान बोध किसकी रचना है? मलुकदास की है, ठीक है। मलुकदास का जन्म दोस्तों आपको पूछा जा सकता है। इनका जन्म हुआ था 1574 में। इनका जन्म हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, ठीक है। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था दोस्तों मलुकदास का। और मलुकदास की रचनाएं दोस्तों आपको पूछी जा सकती हैं। मलुकदास की रचनाएं जो हैं आपको याद रखनी है, जैसे ज्ञान बोध हो गया, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है रत्न खान, ठीक है। रत्न खान, रत्न खान ये किसकी रचना है? ये दोस्तों मलुकदास की है, ठीक है। मलुक शतक, ठीक है। मलुक शतक जो है इनकी रचना है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों 12 खड़ी इनकी एक रचना है, ठीक है। 12 खड़ी, ठीक है। तो ये कुछ रचनाएं हैं दोस्तों मलुकदास की, इनको याद रखेंगे। जैसे ज्ञानबोध हो गया, ठीक है, रत्न खान हो गया, मलुक शतक हो गया और 12 खड़ी हो गया, ठीक है। याद रखेंगे मलुकदास से सारे फैक्ट याद रखने। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे दोस्तों। 7 है, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। ऐसे कौन से कवि हैं दोस्तों जो अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचना करते हैं? रचना ने किया है? देखिए ऑप्शन देखिए, सूरदास, तुलसीदास, घनानंद या फिर उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का? अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास की बात करें दोस्तों तो तुलसीदास के बारे में आप जानते हैं। तुलसीदास का जन्म जो है कब से कब तक इनका जीवन काल माना जाता है? तो तुलसीदास का 1478 से लेके 1530 तक दोस्तों इनका जीवन काल माना जाता है तुलसीदास का, ठीक है। तुलसीदास दोस्तों आप जानती हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास का जन्म दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा रॉन्ग बता दिया था, इसको आप जो है दोस्तों करेक्ट कर लें। तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका, कब हुआ था? 1532 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था तुलसीदास का जन्म? इनका जन्म हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों तुलसीदास की रचनाएं आपको याद रखनी है। तुलसीदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं आप जानते ही हैं। तुलसीदास की रचनाएं हैं रामचरितमानस हो गया, ठीक है, रामचरित मानस, ठीक है। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की है, ठीक है। हनुमान चालीसा है इनकी, ठीक है, हनुमान, ठीक है, हनुमान चालीसा, ठीक, हनुमान चालीसा। साथ ही साथ इनकी रचना है दोस्तों विनय पत्रिका, आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है, विनय पत्रिका, ठीक है। विनय पत्रिका के साथ साथ इनकी रचना है दोस्तों कवितावली, ठीक है, कवितावली, कवितावली हो गया, गीतावली हो गया, ठीक है, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ठीक है, कवितावली, गीतावली, ठीक है, गीतावली और दोहावली हो गया, ठीक है। साथ ही साथ दोहावली के साथ ही साथ आप याद रखेंगे जानकी मंगल, ठीक है, जानकी मंगल किसकी रचना है?
जैसे कि मंगल, जानकी मंगल किसकी रचना है? तुलसीदास की है। ठीक है, पार्वती मंगल, ठीक है, पार्वती मंगल किसकी रचना है? ये भी तुलसीदास की है। ठीक है, और बरवै रामायण, ठीक है, बरवै रामायण, ठीक है, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? गोस्वामी तुलसीदास की हैं दोस्तों। कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, ठीक है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवै रामायण, ये सारी रचनाएं जो है तुलसीदास की हैं। इनका जन्म याद रखेंगे 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। और मृत्यु की बात करें तो तुलसीदास की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1623 में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? आपको बताना है तत्वदीप जो निबंध है दोस्तों ये किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, नंददास, नाभादास, वल्लभाचारी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो दोस्तों 8 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वल्लभाचारी। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, तत्वदीप निबंध जो है किसने लिखा है? ये वल्लभाचारी ने लिखा है। ठीक है, वल्लभाचारी दोस्तों ये एक महान संत और दार्शनिक थे दोस्तों। और आप जानते ही हैं वल्लभाचारी जो है ये भगवान कृष्ण के जो है परम भक्त थे। ठीक है, भगवान कृष्ण के, ठीक है, भगवान कृष्ण के ये दोस्तों परम भक्त थे। ठीक है, साथ ही साथ इनको जो है वल्लभाचारी को जो है पुष्टि मार्ग का संस्थापक इनको माना जाता है। किसका संस्थापक माना जाता है? पुष्टि मार्ग का। ठीक है, पुष्टि मार्ग का संस्थापक किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों वल्लभाचारी को। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं वल्लभाचारी के, इनको आपने याद रखना है। जैसे आपका तत्वदीप निबंध हो गया, ठीक है, अणुभाष्य इनका एक ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, ये याद रखेंगे सारे फैक्ट। ठीक है, ये सारे नोट करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनको देख लेते हैं। तो वल्लभाचार्य के दोस्तों प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो प्रमुख ग्रंथ हैं इनके, जैसे आपका अणुभाष्य। ठीक है, अणुभाष्य जो है दोस्तों ये किसका ग्रंथ है? ये है आपका किसका ग्रंथ है? वल्लभाचार्य का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनका है शिक्षा श्लोक, ये ग्रंथ है इनका। क्या है ग्रंथ का नाम? शिक्षा श्लोक। ठीक है, शिक्षा श्लोक किनका ग्रंथ है? वल्लभाचार्य का है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों सुबोधिनी टीका, ठीक है, सुबोधिनी, ठीक है, सुबोधिनी, सुबोधिनी टीका, ठीक है, ये भी रचना किसकी है? वल्लभाचार्य की है। ठीक है, सारी रचनाएं दोस्तों आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। इनमें से किसने जो है आदिकाल को जय काल तथा रीतिकाल को कला काल कहा है? आपको बताना है किसने जो है आदिकाल को जय काल और रीतिकाल को कला काल कहा है। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? किसने आदिकाल को जय काल तथा रीतिकाल को कला काल के नाम से यानी कि कला काल कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे आदिकाल को जय काल और रीतिकाल को कला काल किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? आपको बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, फूलों का गुच्छा या फिर प्रेम माधुरी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप सभी ने पढ़ा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा फूलों का गुच्छा।
ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। फूलों का गुच्छा जो है दोस्तों, भारतेंदु का जो है खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है। ठीक है दोस्तों, ये कब आया? ये आया दोस्तों 1882 में। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों फूलों का गुच्छा जो है, यह जो है खड़ी बोली में लिखा गया उनका एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, जिसमें उन्होंने सामाजिक और राष्ट्रीय विषयों पर जो है कविताएं लिखी हैं। इसमें किन विषयों पर कविताएं लिखी हैं? राष्ट्रीय और सामाजिक। ठीक है, राष्ट्रीय और सामाजिक। ठीक है, राष्ट्रीय और सामाजिक विषयों पर इन्होंने दोस्तों कविताएं लिखी हैं। ठीक है, इस काव्य संग्रह में। साथ ही साथ दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र से आप सभी जानते हैं, इनका जन्म पूछा जा सकता है। इनका जन्म हुआ था लगभग 1850 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक है, कहाँ हुआ था? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। फूलों का गुच्छा दोस्तों, ये इनका क्या है? एक काव्य संग्रह है, जिसमें इन्होंने दोस्तों सामाजिक और राष्ट्रीय विषयों पर कविताएं लिखी हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ आपकी रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचनाएं हैं दोस्तों, वो है आपका वैदिकी हिंसा हिंसा न भव। ठीक है, पहला है। ठीक है, वै वैदिकी वैदिकी हिंसा हिंसा न भव, हिंसा न भव। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों श्री चंद्रावली इनकी रचना है। श्री चंद्रावली। ठीक है, श्री चंद्रावली। साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों भारत दुर्दशा, आप सभी जानते हैं। भारत दुर्दशा जो है, ये किसकी रचना है? ये हरिश्चंद्र की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। साथ ही साथ नील देवी किसकी रचना है? आपको पूछी जा सकती है। नील देवी किसकी रचना है? ये भी दोस्तों किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, साथ ही साथ अंधेर नगरी भी इनकी एक रचना है दोस्तों। अंधेर नगरी। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं दोस्तों किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इनको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 11 का आंसर करेंगे। संपत्ति शास्त्र के लेखक आपको बताना है। ठीक है, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर सुधाकर द्विवेदी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अभी मैंने बताया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अभी बताया था संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत की पहली रचना बतानी है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की पहली रचना कौन सी है? वीणा, गिरजे का घंटा, वीणा या फिर ग्रंथि। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? सुमित्रानंदन पंत की पहली रचना जो है कौन सी है? पहली रचना है दोस्तों गिरजे का घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे सुमित्रानंदन पंत की पहली रचना कौन सी है? गिरजे का घंटा। ठीक है, ये दोस्तों कब आया था ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसको याद रखेंगे 1916 में। ठीक है, 1916 में दोस्तों 7 वर्ष की अल्पायु में दोस्तों सुमित्रानंदन पंत ने इसको लिखा था। ठीक है, ये पहली रचना है सुमित्रानंदन पंत की, गिरजे का घंटा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको पूछा जाता है कि सुमित्रानंदन पंत की जो पहली जो प्रकाशित जो इनका काव्य संग्रह है वो कौन सा है? ठीक है, अगर बात करें प्रकाशित काव्य संग्रह, प्रकाशित काव्य संग्रह। ठीक है, प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? ठीक है, तो याद रखेंगे वीणा। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ था? 1927 में। ठीक है, कब हुआ था? 1927 में दोस्तों ये क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। तो याद रखेंगे, दोनों चीज याद रखेंगे। अगर आपको पूछा जाता है सुमित्रानंदन पंत की पहली रचना, तब तो आप करेंगे गिरजे का घंटा। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है कि पहला जो प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है इनका, सुमित्रानंदन पंत का, तो याद रखेंगे वीणा इनका जो है
पहला जो प्रकाशित काव्य संग्रह है ये कब आया था? 1927 में। ठीक है, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों जो आपको याद रखनी है। देखिए, सुमितंद्र पंत की रचनाएं आप सभी जानते हैं। ठीक है, जैसे आपका वीणा हो गया, ठीक है, वो वीणा वीणा हो गया, ग्रंथि हो गया, ठीक है, ग्रंथि हो गया, ग्रंथि के साथ साथ पल्लव हो गया, ठीक है, पल्लव, ठीक है, पल्लव के साथ साथ आपका गुंजन हो गया, पल्लव गुंजन, ठीक है, युगांत हो गया, ठीक है, युगांत, ठीक है, युगांत के साथ साथ युगवाणी हो गया, ठीक है, युगवाणी, ठीक है, युगवाणी के साथ साथ इनका चितंबरा हो गया, आप जब सभी जानते हैं। ठीक है, चितंबरा के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? जरूर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करेंगे कि चितंबरा के लिए कौन सा इनको पुरस्कार मिला था। साथ ही साथ कला और बूढ़ा चांद, ठीक है, कला और बूढ़ा चांद, ठीक है, बूढ़ा चांद। तो ये सारी रचनाएं दोस्तों किसकी हैं? सुमितंदन पंत की रचनाएं हैं दोस्तों, सारी याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, छायावाद को जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? आपको बताना है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो है किसने कहा है? ऑप्शन देखिए, सुमितरंजन पंत, डॉक्टर नागेंद्र, जयशंकर प्रसाद या फिर रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? छायावाद को जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं। इनको आपको बताना है कुआनो नदी कविता संग्रह किसका है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, अकी, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कुआनो नदी जो है ये कविता संग्रह है दोस्तों किसका है, बताइए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? कुआनो नदी कविता संग्रह किसका है? तो 14 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, ये एक कविता संग्रह है कुआनो नदी, किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो है दोस्तों ये कविता संग्रह है। ठीक है, हिंदी के प्रमुख कवि और लेखक और नाटककार थे दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जन्म कहाँ हुआ था आपको पूछा जा सकता है। इनका जन्म हुआ था 1927 में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनके कविता संग्रह पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ नाटक और उपन्यास। ठीक है, यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं इनकी जो प्रमुख कविता संग्रह हैं। देखिए दोस्तों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के कविता संग्रह की बात करें, जैसे आपका कुआनो नदी हो गया इनका कविता संग्रह है। साथ ही साथ इनका है काठ की घंटियां। ठीक है, इनका एक कविता संग्रह है काठ की घंटियां। आपको पूछा जा सकता है काठ की घंटियां किसका कविता संग्रह है? तो ये दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे जंगल का दर्द, ये किसका कविता संग्रह है? ये भी दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। ठीक है, साथ ही साथ कोई मेरे साथ चलो। ठीक है, कोई मेरे साथ चलो, तो ये किसका कविता संग्रह है? ये भी दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कविता संग्रह है। साथ ही साथ दोस्तों खूंटियों पर टंगे लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इनका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। ठीक है, खूंटियों पर टंगे लोग। ठीक है, खूंटियों में टंगे लोग, खूंटियों में टंगे लोग। ठीक है, ये सारे इनके क्या हैं? कविता संग्रह हैं दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, ये जो आपने पढ़ा अभी खूंटियों पर टंगे लोग जो है, इनके लिए दोस्तों इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था।
ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था किसके लिए? खूंटियों पर टंगे लोग के लिए। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक पूछे जा सकते हैं आपको। इनका एक प्रमुख नाटक है जो आपको पूछा जा सकता है। इनका एक प्रमुख नाटक है। ठीक है, प्रमुख नाटक। ठीक है, तो प्रमुख नाटक क्या है इनका? प्रमुख नाटक है दोस्तों इनका बकरी। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, बकरी आप सभी ने देखी होगी। ठीक है, इनका प्रमुख नाटक कौन सा है? बकरी, याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों उपन्यास की बात करें, इनके उपन्यास हैं उड़े हुए रंग, ठीक है, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। ठीक है, तो नाटक इनका प्रमुख है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनके जो उपन्यास हैं देख लेते हैं। उपन्यास की बात करें, ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। उपन्यास है दोस्तों इनके उड़े हुए रंग। ठीक है, उड़े हुए रंग, ये उपन्यास है दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। साथ ही साथ दोस्तों पागल कुत्तों का मसीहा। ठीक है, दूसरा याद रखना है, पागल पागल कुत्तों का मसीहा। ठीक है, मसीहा, ये इनका उपन्यास है। ठीक है, साथ ही साथ सोया हुआ जल। ठीक है, सोया हुआ जल, सोया हुआ जल। ठीक है, सोया हुआ जल, ये तीनों दोस्तों उपन्यास किसके हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया इनको जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। किसके लिए मिला था अभी बताया था मैंने। ठीक है, इसको जरूर याद रखेंगे। इनको मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, किसके लिए मिला था इनको साहित्य अकादमी अवार्ड? खूंटियों पर टंगे लोग। ठीक है, फिर याद रखना इसको। ठीक है, खूंटियों पर टंगे लोग। ठीक है, खूंटियों पर टंगे लोग जो है दोस्तों, इसके लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। कब मिला था? 1983। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, 1983 में मिला था इनको साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, किसके लिए मिला था? खूंटियों पर टंगे लोग। ठीक हो गया, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, और आज का आखिरी क्वेश्चन है, आंसर करेंगे। भौं निबंध के लेखक बताने आपने। ठीक है, भौं निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, हरिशंकर परसाई, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर 15 का? भौं निबंध के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो प्रताप नारायण मिश्र जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये भौं निबंध किसका है? ये है दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको प्रताप नारायण मिश्र से यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। इनका जन्म पूछा जा सकता है। इनका जन्म हुआ था 1856 में। इनका जन्म हुआ था यूपी के उन्नाव जिले में। कहाँ हुआ था? यूपी के उन्नाव जिले में इनका जन्म हुआ था दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको इनके प्रमुख काव्य याद रखने हैं। ठीक है, नाटक निबंध याद रखने हैं, जो आपको पूछे जाते हैं। देखिए, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में हुआ था उन्नाव जिले में, और अगर पूछा जाता है इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1894 में। ठीक है, पूछा जा सकता है, इसलिए जन्म और मृत्यु भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए इनकी प्रमुख जो है रचनाएं देख लेते हैं एक बार। देखिए, प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो जैसे आपका प्रेम पुष्पांजलि जो है इनका काव्य है। ठीक है, प्रेम पुष्पांजलि। ठीक है, प्रेम पुष्पांजलि इनकी एक दोस्तों काव्य है, इनका काव्य रचना है। ठीक है, पुष्पांजलि। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे मन की लहर। ठीक है, मन की लहर। ठीक है, मन की लहर, ये भी इनका एक काव्य है, मन की लहर। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों प्रताप लहरी। ठीक है, प्रताप लहरी। प्रताप लहरी जो है दोस्तों इनका काव्य है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको इनके नाटक याद रखने हैं। ठीक है, इनको याद रखेंगे प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर और प्रताप लहरी।
दोस्तों ये प्रमुख इनके काव्य हैं। ठीक है, नाटक की बात करें, प्रताप नारायण मिश्र के नाटक की बात करें तो इनके नाटक कौन कौन से हैं आप सभी ने पढ़े होंगे। ठीक है, जो प्रमुख नाटक हैं इनके क्या हैं बताइए। हठी हमीर, ठीक है, हठी हमीर पूछा जा सकता है आपको। हठी हमीर नामक नाटक किसने लिखा है, तो ये लिखा है प्रताप नारायण मिश्र ने। ठीक है, कलि कौतुक रूपक, ठीक है, ये भी इनका एक नाटक है। क्या है, कलि कलि कौतुक, कलि कौतुक रूपक। ठीक है, ये दो इनके जो प्रमुख नाटक हैं इनको याद रखेंगे। ठीक है, निबंध की बात करें तो निबंध, बहुत सारे निबंध लिखे थे दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र ने, जिसमें आपका एक फॉ हो गया। ठीक है, साथ ही साथ इनका जो निबंध है, ठीक है, निबंध भी याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। तो निबंध है इनका दोस्तों बात, ठीक है, ठीक है, बात हो गया। बात के बाद धोखा हो गया, धोखा निबंध है इनका एक। ठीक है, धोखा। पेट, ठीक है, पेट, आप, ये सारे इनके निबंध हैं। ठीक है, भौं हो गया, मैंने बताया था अभी। ठीक है, भौं। ठीक है, शिव मूर्ति, ठीक है, शिव मूर्ति, ये भी इनका एक निबंध है, शिव मूर्ति। ठीक है, वज्र मूर्ख, ठीक है, वज्र मूर्ख भी इनका एक क्या है, निबंध है, वज्र मूर्ख। ठीक है, तो ये सारे दोस्तों निबंध, नाटक और इनके जो काव्य हैं याद रखेंगे प्रताप नारायण मिश्र के। ठीक है, निबंध याद रखें, निबंध कौन कौन से हैं, बात हो गया, ठीक है, धोखा, पेट, आप, भौं, शिव मूर्ति और वज्रमूर्ख। ठीक है, ये सारे इनके क्या है, नाटक निबंध है। नाटक जो है दोस्तों मैंने बताया था हठी हमीर, कलि कौतुक रूपक, ये इनके नाटक हैं। काव्य की बात करें तो प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर, प्रताप लहरी, साथ ही साथ इनकी एक लोकोक्ति तक भी है इनका एक। ठीक है, काव्य, वो भी याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।